जैसे तालिबान नफरत भर के उस तरीके के लोग पैदा करता है, वैसा ये जी आरएसएस और तालिबान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 23 जी सीटों पर बगावत हो गई है। 10 नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। संघ किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। और ये सारे संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हुए ऊपर 99% झूठ बोलते हैं। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ इस वक्त जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े मौजूद हैं। 67 सीटों की लिस्ट जो है वो अनाउंस हो चुकी है बीजेपी की तरफ से हरियाणा चुनाव को लेकर, और इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। और इसको अगर आप एक नजर बनाएं तो इसमें एक चीज खुलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि इस पूरे चुनाव को जिस तरह से इसके पहले 2024 का लोकसभा इलेक्शन था, उसमें जेपी नड्डा ने एक बात कही थी कि अब हमें जो उनका संगठन है आरएसएस, उसकी जरूरत नहीं है। और इस समय जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि जो चुनाव है उसका जो होल्ड है वो आरएसएस अपने हाथ में लेना चाह रहा है। इसमें वो कहाँ तक कामयाब है या क्या आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, किस तरह से आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर देखते हैं, और क्या आपका नजरिया है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर? देखो, आपने अभी आरएसएस की बात की है। आरएसएस माहौल पैदा कर सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता। जी नहीं तो नहीं तो भागवती प्राइम मिनिस्टर होते थे ना। जी मोदी की जरूरत क्या थी, है ना। जी ये माहौल पैदा करते हैं, और ये माहौल ऐसा पैदा करते हैं कि हमारे सिवाय कुछ नहीं। और ये माहौल कैसा पैदा करते हैं, तो इनके पास में कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है। 10 साल में क्या उपलब्धि है इनकी, तो कुछ नहीं। हरियाणा में भी उपलब्धि नहीं है, उधर कश्मीर में भी कोई उपलब्धि नहीं है, पूरे देश में उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि इतनी हम्म है कि हमने हिंदू मुसलमान किया, भारत पाकिस्तान किया, जातियों में झगड़े लगाया और धर्मों में झगड़े लगाए, ये हमारी उपलब्धि है। अब उस उपलब्धि से पोलराइजेशन होना बंद हो गया, क्योंकि मुसलमान थोड़ा समझदार हो गया। वो कोई भी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। चाहे रेवाड़ी में आपके किसके पेट में कौन सी चीज है, ये गौरक्षकों को बाहर से समझने लग गया। उनके आंखों में एक्सरे फिट हो गए। कोई बुजुर्ग जा रहे थे मुस्लिम, वो बीफ खा के आए हुए हैं, क्योंकि उनके पेट में दिखाई दे रहा था बीफ खाए हुए। किसी के थैले में दिखाई दे रहा था कि उसके यानी थैले में, झोले में बीफ है। फिर महाराष्ट्र की पुलिस ने क्योंकि प्रेशर पड़ा तो उनको फिर अरेस्ट कर लिया। वो लड़के कौन थे, तो जिनके दिमाग में पूरी नफरत भरी हुई थी। और ये नफरत सब तरफ भरी जा रही है। जैसे तालिबान नफरत भर के उस तरीके के लोग पैदा करता है, वैसा ये जी आरएसएस और तालिबान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं अभी, स्वयं घोषित देशभक्तांचे वास्तव। ये जी स्वयं घोषित देशभक्ता के वास्तव है, ये मराठी में किताब है। इसमें इनकी हालत क्या है, तो ये देशभक्त खुद को घोषित करते हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो झंडे को नहीं मानते, जो हमारे यानी संसद की गरिमा को नहीं रखते हैं, जो किसी बात की गरिमा को नहीं रखते, वो हमको देशभक्तों के प्रमाण पत्र देने लग गए। एक भी 1925 में संघ स्थापित हुआ, उसके बाद में एक भी व्यक्ति इनका कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। और ऐसे लोग जो अंग्रेजों के जूते उठा रहे थे, ऐसे लोग देशभक्तों के प्रमाण पत्र बांटते रहते। आपको हजारों मुस्लिमों के, मैं एक लहू बोलता भी है, एक किताब है। जी उस किताब में तैनाम मुस्लिमों का गांधी। पूरा खाका है, जी कितने लोगों ने वहां कुर्बानी दी है, कितने लोगों को फांसी हुई है, उसमें जी महिलाएं कितनी थी, वो सब खाका है। इनका एक किताब नहीं हो सकती, एक नाम नहीं हो सकता, किताब की बात तो और है। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने इलेक्शन लड़ना है हरियाणा और कश्मीर में। अब कश्मीर में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था। इन्होंने जी बताया था कि नोटबंदी से उनकी कमर टूट गई, आतंकवाद की कमर टूट गई। अब उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इसमें जो उनके भक्त थे, उनकी दांत, खाज, खुजली, इसका ही उपचार हुआ। सबकी खुजली मिट गई है, जितने धंधे वाले थे, ये जो नोटबंदी से उनकी सबकी खुजली मिट गई है, अब रास्ते पर है। कितने सारे व्यापारी जिन्होंने बीजेपी को पोषण किया था, उनकी दांत, खाज, खुजली मिट गई है। मगर बताएंगे किसको, गुप्त स्थान पर खुजली हो गई उनको, तो वो बताने के काबिल नहीं है कि इसके वजह से हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। अब रही बात, अब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहां तो टिकट वितरण ही नहीं हुआ। 45 की लिस्ट निकाला और वापस ले लिया तुरंत।
जी। यहाँ भी कितने मगर बार लिस्ट आई, आज हो रही है, कल हो रही है। हरियाणा में एक कर करके इन्होंने अभी लिस्ट घोषित की है 67 की। अब उसमें 23 सीटों पर बगावत हो गई है। सीटें घोषित हुई, 23 जी। सीटों पर बगावत हो गई है। 10 नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बात को समझो। और टिकटें जी। किसको मिली? कोई श्रुति चौधरी कांग्रेस से आती है, कोई देवेंद्र बबली जेजेपी से आता है, कोई अनूप धानक जेजेपी से आता है, राजकुमार गौतम जेजेपी से आता है, पवन कुमार जेजेपी से आता है, संजय कबलाना जेजेपी से आते हैं, शक्ति रानी शर्मा व विनोद शर्मा, महिलाओं का सम्मान आपने पता होगा, जी। इनका बेटा था, कांड हुआ था दिल्ली में, इनका ही बेटा था वो। उसको टिकट हो गई है एचजेपी का। निखिल मदान है कांग्रेस के, उनको टिकट हुई है, और श्याम सिंह राणा, इनको टिकट हो गई है। मतलब इनके पास में अपने कैंडिडेट नहीं है, इनके पास में अपने वर्कर नहीं है। दम्भ इतना भरेंगे क्योंकि इन्होंने झूठ का एक पुलिंदा बांध दिया था, झूठ चारों तरफ फैलाया था। अभी इनके 4 लोग हैं, दीपक डागर है, कविता जैन है, शशि रंजन परमार है और विश्वम्भर वाल्मीकि है, रो रहे, मीडिया के सामने आके रो रहे हमारी टिकट कट गई। वो सांसद बना हुआ है जिंदाल, जी। नवीन जिंदाल, उसकी मां का टिकट काट दिया, ठीक है। और वो कांग्रेस छोड़ के वहां गया था क्योंकि इनके जितने घपले थे उनके पीछे ईडी लग रहा था, रेड हो रही थी, क्योंकि माइनिंग का काम है, चारों तरफ उसकी माइनिंग है, चारों तरफ उसका फैला हुआ है सारा बवाल। तो उसमें ईडी घुस जाती, सीबीआई घुस जाती, तो खुद की जान बचाने के लिए वहां चले गया। अब ये बोल रही है सावित्री जिंदाल की मैं इंडिविजुअल लड़ूंगी, स्वतंत्र चुनाव लड़ूंगी। ये जो हालत है बीजेपी की, आपको लगता है इनकी पहली बार सीटें आई थी 47 90 में, जी। दूसरी जी। बार सीटें आई थी 19, 2019 में सीटें आई थी 40। अब मेरे हिसाब से 15 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी, जैसा अच्छा सर। जम्मू कश्मीर में जी। 12 से ज्यादा सीटें नहीं आना है बीजेपी की, अलायंस को पकड़ के 15-17 सीटें होगी। वैसे ही हालत हरियाणा में। हाँ सर, एक सवाल यहाँ पे जो मैंने पहले उठाया था कि आरएसएस जो है वो अपनी कमांड लेना चाहता है, चाहे टिकट वितरण को लेकर है, चाहे इलेक्शन को लेकर है, चाहे कैंडिडेट को टिकट देने की बात हो। और जब 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो जेपी नड्डा ने ये कहा कि हमें आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ये मानना था कि चूंकि आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये बयान देकर और कहीं ना कहीं आरएसएस को थोड़ा सा साइडलाइन लगाकर बीजेपी उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह से उसे कामयाब होना चाहिए था। ये आरएसएस को साइडलाइन लगाने का नतीजा था जिससे उसे पूर्ण बहुमत 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हासिल नहीं हो ये भी पाई। गलत, अब इस ये वजह भी से गलत है, उसने आरएसएस को आगे कर रखा है। ये भी गलत है। अच्छा। आरएसएस ने पूरा काम किया, मगर माहौल इतना खराब हो गया था, जी। उनके विरोध में वोट पड़ना शुरू हो गया। किसान दुखी था, मजदूर दुखी था, मुस्लिम दुखी था, एससी दुखी था, सारे के सारे दुखी थे, वोट कौन देने वाले थे इनको? तो जहां इनका वो समझ में नहीं आया, गौड़ बंगाल जहां समझ में नहीं आया, वहां तो ये जीत गए, मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीत गए, मगर जहां हम्म। समझ में आया वहां ये सीटें नहीं जीते। उत्तर प्रदेश में भी इनकी सीटें नहीं आई, जी। गौड़ बंगाल इन्होंने वहां भी फैलाने का प्रयास किया था, मगर वो सब समझ गए कि ये किस तरीके से शासन करना चाहते हैं। इनको कोई शासन करने का ये नहीं, अनुभव भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहती, इनकी नीयत भी नहीं है शासन करने की। इनकी नीयत मात्र है कि देश को विभाजित करने की, जैसा 1947 में इन्होंने विभाजित करने का ही काम किया। 25 से लेकर 47 तक नहीं, 60 तक कभी आरएसएस ने वंदे मातरम नहीं गाया, कभी आरएसएस ने तिरंगा नहीं पकड़ा हाथ में, कभी भारत माता की जय नहीं बोला। 60 के बाद इन्होंने बोलना शुरू किया, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि 2002 में इन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा फहराया था, क्योंकि लोगों ने जाके जबरदस्ती फहराया। मेरे कुछ मित्र है बाबा मेंढे वगैरह, उन्होंने जाके तिरंगा फहराया था वहां। नहीं तो ये तिरंगा भी नहीं फहराते थे, ये बोलते थे कि तिरंगा ये हमारे लिए क्या है, 3 रंग हमारे लिए दुर्भाग्यशाली है, अपशकुन है। इनको ये पता नहीं है कि सरदार पटेल पहले ही बोल चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव ही हिंदू धर्म का आराध्य है। तो ये कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। आप बोल रहे आरएसएस को उन्होंने डिनाई कर दिया। अरे आरएसएस को डिनाई कर दिया, हर वक्त डिनाई करने का, मोदी को डिनाई कर दिया था आरएसएस ने, मोदी आके बैठ गए।
राजनीतिक कभी भी इन पे भारी पड़ रहे। आज की तारीख में तो राजनीतिक भारी पड़ रहे। इन्होंने प्रयास किया, अब प्रयास करने से 15 अगर सीटें आ गई, 12-15 सीटें अगर हरियाणा में आ गई, तो फिर जूते कौन खाएगा? मोदी खाएगा कि आरएसएस खाएगा? कौन खाएगा जूते? क्योंकि जी वहां आने नहीं है, 15 से ज्यादा सीटें आने नहीं है। आपको पता होगा नूह में इन्होंने दंगा करवाया था तो जाट कम्युनिटी और गुज्जर कम्युनिटी खड़ी हो गई थी कि कौन लगाता है हमारे मुस्लिम भाइयों को हाथ, हम देखेंगे, हमें देखना पड़ेगा। और आके कोई हाथ लगा के देखे, इन्होंने प्रयास किया था कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। जाट पूरी ताकत से खड़ा हो गया था कि उनको समझ में आया था कि किसान मर गए थे, इन्हीं हरामियों ने मारा था किसानों को। और किसानों के बारे में इनकी एक सांसद बोलती है कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे और मारकर लाशें टांग रहे थे। ये बोलने वाले लोगों को कौन वोट देगा भाई, और क्यों देगा? तो हरियाणा चुनाव को लेकर जो आपका नजरिया है वो ये है कि 12 से 15 सीटें आएंगी। तो आप क्या मानते हैं कि किसकी वहां सरकार बनने वाली है, किस तरह का माहौल चल रहा है, अगर आप अपनी दृष्टिकोण से इस चीज को समझाने की कोशिश करें तो? देखो, सैनी को 10 साल में तीसरी सीट बदलना पड़ा। जी हमारे देश का वास्तव समझ लीजिए। इन्होंने जो टिकट दिया है वो दल बदलुओं को ज्यादा टिकट दिया है, जी समझे? जी सैनिक क्यों भाग रहे बार बार, यहाँ से वहां से वहां? ये जो हवा पैदा कर रहे हैं ना, कहीं हवा पैदा करते ये कि योगी वर्सेस मोदी, क्योंकि उनके भी वोट, ठाकुरों के भी वोट मिल जाए और मोदी हम्म वाले भी वोट मिल जाए, तो ये हवा पैदा करते। गडकरी वर्सेस फडणवीस, वहां पैदा किए उन्होंने शाह वर्सेस वो खट्टर। पंजाबी की भी वोट चाहिए और शाह जो पोलराइजेशन कर रहा है उसके भी वोट चाहिए। तो ये इनकी ट्रिक होती है, इनका आपस में कोई मनमुटाव नहीं रहता है। मगर कुछ भी कर ले, अब इस वक्त कितनी भी ट्रिक कर ले, आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो है पंजाब, वहां का इलेक्शन हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का हार चुके हैं। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात होने वाले हैं? अभी तक बीजेपी ने वहां, आपने बताया कि टिकट अनाउंस करने के बाद फिर वो बैक ले लिया और अभी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। तो क्या इनकी तैयारियां अभी पूर्ण नहीं है या किस तरह से आप इसको देखते हैं? इनकी तैयारियां 6 साल में पूर्ण होती तो ये वो घाटी में ये नहीं लड़वा देते थे। सांसद क्यों नहीं लड़वाए? जी कोई सांसद नहीं लड़ा वहां। तो ये जिनको बोलते आतंकवादी गुट, उसका सांसद जीत के आया एक। जी तो किस बात की तैयारी है इनकी? ये कोई तैयारी वैयारी नहीं है, ये खाली लड़ाने की बात करते हैं और वो समझ गए, जनता समझ गई है इनकी हरकतें। जम्मू में भी इनकी सीटें नहीं आएगी। जम्मू में भी जो 42 या 45 सीटें हैं वो भी इनकी जी नहीं आने वाली। इनको अगर लगता है कि उसमें से पूरी की पूरी सीटें हमारी आएगी, मैं बता देता हूँ जम्मू में ही 10-12 सीटें इनकी आएगी। इनके जो अलायंस वाले हैं उनकी कुछ सीटें आएगी, 2-4 सीटें उनकी आ गई तो आ गई, बाकी नहीं आएगी। वहां एनसी की और कांग्रेस की मिलकर सरकार बन रही है। जिस दिन एनसी का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ में, उस दिन जितने तिलमिला गए थे शाह, अरे प्रश्न तो सत्ताधारियों से पूछे जाते हैं, ये विरोधी पार्टी के नेता से प्रश्न पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, 10 सवाल कि इसके बारे में क्या आपका ख्याल है, उसके बारे में आपने वो उसके पीडीपी के साथ में समझौता किया था, क्या सोच के किया था? जी आप करो तो राजनीति, आप करो तो राजनीति, दूसरे करें तो देशद्रोह। ये कैसे हो सकता है? प्रमाण पत्र आप कैसे दे सकते हो भाई? कौन हो आप? प्रमाण पत्र देने वाले कौन हो? आपने बोगस यूनिवर्सिटी कब से खोला है? क्योंकि इनका ना रजिस्ट्रेशन है, ना इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ना ये भारत के किसी कानून के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसा एक संगठन किसी को भी देशद्रोह और देशभक्त का प्रमाण पत्र बांटता, ये है कौन? मैंने जब दाखिला ही नहीं लिया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो तुम प्रमाण पत्र देते कैसे हो? तो ये पूरा देश ये प्रमाण पत्र नकार रहा है, बोलता है तुम मत समझाना कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। सबको धोखा दिया इन्होंने, सबको। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आरएसएस ने ठगा नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे है, थोड़ा सा लाइन से हट के सवाल करना चाहूंगा। जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वो एमपी बने और उन्होंने एमएलए जो वो थे तो वो सीट खाली हो गई। तो इलेक्शन तो पूरी जगह पे हुए मगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं हुए साथ में, उसको अलग से इन्होंने इलेक्शन कराने की
सोच रहे हैं और अब इलेक्शन का वहां पे सीटों का बंटवारा होगा, देखो, तमाम एक चीजें बात हो रही आपको बता हैं। देता हूँ, जी एक बात आप आपको बता देता हूँ। जी जो आदमी वन नेशन वन इलेक्शन बोल रहा था, वो जी 4 स्टेट के इलेक्शन एक साथ नहीं करा सके। जी उसमें महाराष्ट्र और झारखंड अलग रख दिया। जी जी उनको पता है कि हम झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, होना कुछ नहीं है। रिजल्ट पूरे, अगर ये चारों इलेक्शन एक साथ हो जाते और इसमें चारों में हार होती बहुत बुरी, तो जी इनके जितने हैं ना 52 लोगों के समर्थन से जो सरकार चल रही है वो सब भाग जाते। जी अभी भी चल रहा है, मत जी अन्य बिहार का नीतीश बाबू कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये तो चल रही है ना, सरगर्मी जी चल रही है, जी क्योंकि इन्होंने सबकी पार्टी तोड़ने का। मुझे किसी ने बताया कि चिराग पासवान के 5 में से 3 एमपी उन्होंने खरीद लिए। जी मैं जब बिहार के इलेक्शन में गया था, तो वहां के लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ इलेक्शन में ज्यादा खर्चा नहीं होता, 2 से 5 करोड़ में इलेक्शन हो जाता है। वो भी बहुत है, लिमिट से बहुत ज्यादा है, मगर उतने में हो जाता है। मगर जी मैंने सुना हूँ कि जैसे महाराष्ट्र के एमएलए को तोड़ने के लिए 100-100 करोड़ रुपए दिए, हमारे यहाँ नारा भी चल रहा था कि 50 खोके एकदम ओके, तो वहां 100 करोड़ रुपए में सांसद तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के सारे सांसद तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, चिराग पासवान के सारे सांसद तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो ये मैंने पहले ही बोला था कि संघ किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। और ये सारे संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हुए हैं ऊपर, 99% झूठ बोलते हैं। मोदी जी को लाई डिटेक्टर पर नहीं, ट्रूथ डिटेक्टर पर बिठाना चाहिए। लाई डिटेक्टर फ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जी उसका फ्यूज उड़ जाएगा लाई डिटेक्टर का, क्योंकि झूठ नहीं खोजना है, उसमें सच क्या बोला। ट्रूथ डिटेक्टर में अगर मोदी जी को बैठाया तो ही उसका वो मशीन काम करेगी, अदरवाइज वो मशीन काम नहीं कर सकती। ये सच्चाई है। जी अच्छा सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपने बात की और कहा कि जो सरकार 4 राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकती, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर सकती। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा दिया जा रहा था बहुत दिनों से, और इसका जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी वो विरोध भी कर रही थी, बहुत सारे लोग इसको सही नहीं मान रहे थे, कि आपकी नजर में क्या है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी अगर लाने में ये कामयाब हुए या हुआ, तो आप क्या ये देश के हित में मानते हैं या क्या है आप इसका फ्यूचर मानते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो, आपको एक बात बता देता हूँ। जी बीच में इलेक्शन, अगर बीच में कोई सरकार डिसॉल्व हो गई तो क्या होगा। जी बहुत सारे सवाल है ना। इन्होंने नारा तो वन नेशन वन टैक्स भी दिया था। जी इनको चाहिए वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी वैसी है। एक चालकानु वर्तु, अकेला आदमी देश पे शासन करेगा, बाकी किसी को बोलने का अधिकार नहीं होगा। और कैसे कैसे पलटी मारते देख लो, ब्रुनोई में जाके ये अभी तक 4 मस्जिदों में गए फॉरेन के, जी वहां ब्रुनोई के वहां मस्जिद में जाके ये क्या बोल रहा है बंदा कि मुझे नहीं पता हिंदू मुसलमान कौन लोग करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। भैया, तुम्ही खाने से और कपड़े से मुसलमानों को पहचान रहे थे यार। तुम्हारे मुख्यमंत्री अपने तख्तियां लगा रहे थे कि मुस्लिम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका इसलिए, नहीं तो हर एक को अपने ठेले पर तख्ती लगाने की पाबंदी किसने किया था। और ब्रुनई में जाके बोलते हो कि कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान, आपको पता नहीं। मैं इसीलिए बोला कि इनको लाई डिटेक्टर पे बैठाने की जरूरत नहीं, इनको ट्रूथ डिटेक्टर पे बैठाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। ये थे अविनाश काकड़े, जो एक मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने कश्मीर इलेक्शन पर और हरियाणा इलेक्शन पर जिस तरह से आरएसएस का होल्ड होने वाला है या बीजेपी अपना काम करने वाली, इन तमाम मसलों पर, वन नेशन वन इलेक्शन के मसले पर बहुत खुलकर हमसे बात की। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें आप हिंद वॉइस।